हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 की एंगेजिंग इंग्लिश बुक, जिसमें हम 9th चैप्टर देख रहे हैं, जो कि एक पोम है। द नेम ऑफ द पोम इज ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट, रिटन बाय थॉमस ग्रे। अब इसका हम एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं, समरी देख चुके हैं, poetic devices, structure, rhyming scheme, everything has been covered. Now it's time for question answer. So let's begin. Describe the vase mentioned in the first stanza. अब first stanza में जो vase mentioned है, हमें उसके बारे में बताना है. So the vase mentioned is a tall vessel that had been painted richly and brightly by a Chinese craftsman with blue colored flowers blooming on it. तो हमने ये प्रॉपर तरीके से बता दिया है कि जो वाज मेंशन किया गया है वो क्या है. पहली चीज, वो एक टॉल वेसल है that had been painted richly and brightly, मतलब उसको बहुत ब्यूटीफुली पेंट किया है. richly and brightly कैसे? by a Chinese craftsman. बेसिकली उसमें चाइनीज गेस्ट आर्ट जो था वो ऑब्वियसली चाइनीज क्राफ्ट्समैन ही करेगा. चाइनीज क्राफ्ट्समैन ने उसको बहुत ही ब्यूटीफुल, एलिगेंट, रिचली, ब्राइटली कलर्ड एक आर्ट किया हुआ है, जिसमें ब्लू कलर्ड फ्लावर्स हैं ब्लूमिंग ऑन इट. ओके, जिसमें कैसे फ्लावर्स हैं? ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं जो उसमें खिल रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज सलीमा डूइंग इन द बिगिनिंग ऑफ द पोम. इन द बिगिनिंग ऑफ द पोम सलीमा क्या कर रही थी? हु इज सलीमा? सलीमा इज द कैट. रिमेंबर दैट. ओके, सलीमा वॉज इन अ थॉटफुल मूड. वो एक सोच विचार वाले मूड में थी. एंड इन दैट मूड शी सैट गेजिंग एट द वाटर इन द लार्ज वेसल विच हैड द शेप ऑफ अ वाज. सो यहाँ पे सलीमा जो थी वो एक थॉटफुल मूड में थी सबसे पहला, और उस मूड में शी वॉज गेजिंग एट द वाटर इन द लार्ज वेसल. जो वहाँ लार्ज वेसल रखा था उसमें जो पानी था वो उसको देख रही थी. विच हैड द शेप ऑफ अ वाज, जिसका शेप कैसा था? एक वाज की तरह उसका शेप था. Salima looked at the water as if she were the most modest and the meekest of all the female cats. सलीमा किस तरीके से पानी को देख रही थी? वो ऐसे देख रही थी कि वो सबसे जो है सोफिस्टिकेटेड कैट है, सबसे ज़्यादा मॉडेस्ट कैट है. मीकेस्ट मतलब शाई कैट है वो. Her tail swayed from side to side, indicating that she was quite happy. और उसका जो टेल था वो साइड टू साइड स्वे कर रही थी. स्वे मतलब मूव कर रही थी. क्या इंडिकेट करने के लिए? दैट शी वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड कंटेंट. So this was what Salima was doing at the beginning of the poem. Describe Salima's appearance. What are the various expressions the poet uses to refer to her? तो सलीमा का appearance आपको बताना है. तो सलीमा had a fair complexion, ठीक है, राउंड फेस. कैसा था सलीमा का? फेयर कॉम्प्लेक्शन, राउंड फेस था. दूसरी चीज, शी हैड परफेक्टली वाइट बियर्ड, जिसको हम विस्कर्स कह सकते हैं. शी हैड पॉज दैट वर एज सॉफ्ट एंड स्मूथ एज वेलवेट इज. उसके जो पॉज थे वो एकदम कितने सॉफ्ट थे? जितने की एक वेलवेट होता है. शी हैड थिक एंड हार्ड स्किन. उसकी स्किन कैसी थी? थिक और हार्ड. हर ईयर्स वर परफेक्टली ब्लैक एंड हर आईज वर ग्रीन इन कलर. ओके, तो उसके ईयर्स जो थे पूरे ब्लैक कलर के थे और आईज कैसी थी? वो ग्रीन कलर की थी. ओके, अब जो चैप्टर में, इस पोम में जो डिफरेंट फ्रेजेस यूज किए गए हैं टू एक्सप्लेन द सेम, वो क्या क्या है? पहला, फेयर राउंड फेस, snowy beard, velvet paws, tortoise voice and ear of jet and emerald eyes. ये वो phrases हैं जो poem में यूज किए गए हैं to explain the appearance of this cat. Okay? Next is, explain the meaning of the line, her conscious tail her joy declared. Why is the cat tail thought to be conscious? तो ये जो लाइन है, her conscious tail her joy declared, इसका मतलब वो जो उसकी जो टेल को स्वे कर रही थी उससे क्या डिक्लेरेशन दे रही थी? दैट शी इज एक्सट्रीमली हैप्पी. और यहाँ पे उसकी टेल को कॉन्शियस इसीलिए कहा है क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो एक कैट की टेल होती है वो सबसे पहले अलर्ट होती है व्हेन देयर इज एनी काइंड ऑफ डेंजर अराउंड, एंड इट इज ऑलवेज कॉन्शियस. वो चाहे सो भी रहे लेकिन टेल उसकी हमेशा कॉन्शियस रहती है, अलर्ट रहती है. The line, her conscious tail, her joy declared, means that Salima's tail swayed from side to side, indicating that she was happy. The cat's tail is thought to be conscious because it is alert to anything happening around it. क्योंकि वो alert है, आसपास जो भी चल रहा है उसको लेके it is always alert.
नेक्स्ट है राइट डाउन 3 एग्जाम्पल्स ऑफ अलिट्रेशन। ये तो बहुत सिंपल, हमने तो कितने सारे देखे थे पोएटिक डिवाइसेस में। फेयर राउंड फेस, एफ एफ, एमरल्ड, आईज गोल्डन, ग्लीम। ओके, सिर्फ 3 ही बताने थे, हमने 3 ही बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है List the different words used to refer to the water in the bowl of goldfish। अब यहाँ पे इस पोम में वाटर को ना अलग अलग वर्ड से यूज किया गया, तो जो अलग अलग वर्ड्स हैं, द डिफरेंट वर्ड्स यूज टू डिस्क्राइब और टू रेफर टू द वाटर इन द बोल आर लेक, ओके, देन टाइड, स्टॉर्म, स्ट्रीम, गल्फ एंड फ्लड। लेक, टाइड, स्ट्रीम, गल्फ एंड फ्लड। फिर से बोलो फटाक से, लेक, टाइड, स्ट्रीम, गल्फ एंड फ्लड। ग्रेट। नेक्स्ट इज वाई डिड द कैट ड्राउन। जो कैट है वो ड्राउन क्यों हो गई, वो जो है मतलब डूब कैसे गई। द कैट ड्राउन वाइल ट्राइंग टू कैच द गोल्डन फिश इन द बोल। सो कैट ड्राउन कर गई जब वो गोल्डन फिश को कैच करने की कोशिश कर रही थी। शी लॉस्ट हर ग्रिप ऑन द स्लिपरी ब्रिम ऑन द वाज। जो वाज का जो स्लिपरी ब्रिम था, उसका जो एज था, उस पर उसका जो है पूरा जो ग्रिप था, उसने जो पकड़ के रखा था वो एकदम से मूव किया, लूज हुआ, एंड शी फेल हेड फर्स्ट इनटू द वाटर। और पहले सर उसका अंदर गया और फिर वो पूरी की पूरी अंदर चली गई। शी क्राइड फॉर हेल्प बट नो वन अपीयर्ड टू हेल्प हर एंड शी ड्राउन्ड। तो उसने आवाज़ दी लोगों को कि भैया मुझे बचा लो, लेकिन कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया और वो डूब के मर गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है, उस पर बेस क्वेश्चंस दिए हुए हैं। 2 beauteous forms were seen to glide the genii of the stream। अब यहाँ क्वेश्चन है, व्हाट आर द beauteous forms referred to in these lines। 2 beauteous forms were seen to glide। कौन से वो थे, गोल्ड फिश की बात कर रहे हैं हम। The 2 beauteous forms referred to in these lines are the 2 golden fish। ओके, हम गोल्डन में से en हटा देते हैं, ये गोल्ड फिश ही हैं। नेक्स्ट है डिस्क्राइब देयर अपीयरेंस। अब ये जो गोल्ड फिश का अपीयरेंस हमें बताना है। सो द गोल्ड फिश लुक्ड ब्यूटिफुल विद अ कोट ऑफ आर्मर मेड इन गोल्ड। तो उसका जो एक तरीके से जो हम यहाँ पे उसकी स्किन की बात कर रहे हैं, तो उसमें वो गोल्ड की थी, तो इट वॉज लाइक अ कोट ऑफ आर्मर मेड इन गोल्ड विद अ हिंट ऑफ रॉयल पर्पल, रिमाइंडिंग एन ऑन लुकर of the rich colors which were manufactured in ancient times on the island of Tyre। अगर आपको छोटा आंसर लिखना है तो आप सिर्फ इतना लिख सकते हो, यहाँ से लेके यहाँ तक। The golden fish looked beautiful with a coat of armor। उसने एक आर्मर कोट पहना हुआ था made of gold with beautiful hint of royal purple। जो आपको क्या याद दिलाती है कि किस तरीके से जो एक ऑन लुकर है उसके लिए यू नो द रिच कलर्स in which were manufactured in ancient times। कब, Tyrian UK, मतलब in on the island of Tyre। It had a rich golden color and it seemed like they controlled the water। वो उसका एकदम rich golden color था और ऐसा लगता था वो पूरे water को control कर रहे हैं। What does the phrase scaly armor mean? Why is it called an armor? अब scaly armor का मतलब क्या होता है, उसे armor क्यों कहा गया है। Scaly armor means the fish had thick skin which served as their defense against any possible attack, just as a knight's armor serves as his protective coat। स्केली आर्मर का मतलब होता है कि जिस तरीके से जैसे कि आपके ऊपर किसी सोल्जर के ऊपर जब कोई अटैक करता है तो उसका जो आर्मर होता है, उसका जो सुरक्षा कवच होता है, वो उसको हेल्प करता है, वो उसको सेव करता है, प्रोटेक्ट करता है। उसी तरीके से जो स्केली आर्मर मतलब जो स्किन है, फिश की जो स्किन है, जो स्केल्स होते हैं उसकी बॉडी पे, वो बहुत थिक होते हैं एंड दैट इज हाउ दे सेव अ फिश फ्रॉम बीइंग कॉट और फ्रॉम लाइक प्रोटेक्ट देम बेसिकली। ओके, What female heart can gold despise? What cats averse to fish? अब क्वेश्चन है व्हाट वाज द कैट डूइंग एट द टाइम। जो यहाँ पे है कि जो है कौन सी वो फीमेल है जो गोल्ड को मना कर सकती है और कौन सी वो कैट है जो फिश को देख के जो है टेम्प्ट नहीं होगी। इस वक्त ये जो सेंटेंस जब कहा गया था उस वक्त कैट क्या कर रही थी। द कैट स्ट्रेच्ड फर्स्ट अ विस्कर एंड देन अ क्लॉ। पहले उसने अपना फेस थोड़ा इंसर्ट किया, फिर अपना क्लॉ इंसर्ट किया विथ मेनी फर्वेंट विशेस, मतलब जिसमें वो बहुत सारी विश करी, एकदम मतलब एकदम चाहिए ही चाहिए, टूवर्ड्स द वाटर इन ऑर्डर टू कैच द फिश। मतलब बेसिकली शी एंटर्ड और शी डिप्ड हर सेल्फ और शी फर्स्ट विद हर विस्कर एंड विद हर क्लॉ पॉ, उसने अंदर किया बिकॉज शी वॉन्टेड टू कैच द फिश और उसको वो चाहिए ही चाहिए थी।
What figure of speech is used in the second line? Explain it in your own words. जो poetic device इसमें use की गई है वो है एक rhetorical question. It means that a cat yearns for fish in the same way as a cat ears नहीं है, ये yearns है, yearns, ठीक है. It means that a cat yearns मतलब तड़पना, yearns for fish in the same way a woman yearns for gold. As a woman, as हटा देते हैं. In the same way a woman yearns for gold. What is the gold that Salima saw? According to the poet, how is the cat like all women? अब सलीमा ने क्या गोल्ड देखा था? वो गोल्ड था? नहीं, वो गोल्ड फिश थी. The gold that Salima saw was the fish. कौन सी? गोल्ड फिश. क्या जो अकॉर्डिंग द पोएट, हाउ इज द कैट लाइक ऑल वुमेन? कैट जो है वो वुमेन की तरह कैसे होती है? नो वुमन इन दिस वर्ल्ड कैन होल्ड गोल्ड इन कंटेम्प्ट और लुक एट गोल्ड स्कॉर्नफुली. कोई भी वुमन नहीं है इस दुनिया में जो गोल्ड को नफरत की निगाहों से देखेगी या हेट्रेड भरी निगाहों से देखेगी. सिमिलरली इन द सेम वे नो कैट इन दिस वर्ल्ड कैन रिमेन इनडिफरेंट टू द प्रेजेंस ऑफ फिश नियर हर. नो कैट इन दिस एंटायर वर्ल्ड कैन रिमेन इनडिफरेंट, मतलब उसको ये रहेगा कि हाँ ठीक है होगा कोई, चलो ठीक है बोल में है कोई फिश तो नहीं. वो कभी इंडिफरेंट हो ही नहीं सकती, उसका पूरा ध्यान उस फिश पे ही रहेगा हमेशा. Presumptuous maid with looks intent, again she stretched, again she bent, nor knew the gulf between. अब यहाँ पे presumptuous maid का मतलब क्या था? Over confident cat with looks intent, जहाँ पे वो बहुत केयरफुली देख रही है. Again she stretched, again she bent. उसने वापस अपना विस्कर अंदर किया, फिर उसने अपना जो पॉ था उसको अंदर किया. Nor knew the gulf between, लेकिन उसने ये चीज़ भूल गई थी कि बीच में इतना बड़ा गल्फ ऑफ वाटर, इतना बड़ा वाटर रिजर्वायर है, इतना ज़्यादा पानी है. So why did the presumptuous maid bend and stretch? क्यों करा उसने bend and stretch? Salima proved to be an overconfident female cat. Okay, with eyes looking at the fish fixedly and purposefully, she once again stretched a whisker and a claw towards the fish to catch the fish. So basically, why did the presumptuous maid bend and stretch? The presumptuous maid bend and stretch because she wanted to catch the fish. Simple. She wanted to catch the fish. ऐसे भी लिख सकते हो आप आंसर. What did she not know? उसे क्या नहीं पता था? She did not realize that a huge quantity of water stood between her and her intended prey. उसे ये नहीं पता था कि उसके और उसके prey मतलब होता है जिस पे आप अटैक करने वाले होते हो, खाने वाले होते हो. So उसके और उसके prey के बीच में there was a large quantity of water. उसको वो नहीं पता था. Who smiled at her actions? Why? कौन स्माइल कर रहा था उसको ये सब करते हुए देख के? उसकी किस्मत, राइट? सो फेट स्माइल्ड विथ अम्यूजमेंट. फेट जो है बड़े सरप्राइज के साथ जो है स्माइल कर रहा था टू सी व्हाट सलीमा वाज डूइंग. क्या देखते हुए कि सलीमा क्या कर रही है. इट स्माइल्ड बिकॉज सलीमाज लाइफ वाज अबाउट टू एंड एंड दस फुलफिल फेट्स स्पाइटफुल इंटेंशन. और वो इसलिए स्माइल कर रहा था क्योंकि उसको पता था कि जो सलीमा है अब उसका एंड होने वाला है, उसकी लाइफ जो है ख़त्म होने वाली है. एंड दस वो अपना जो एक बहुत ही रॉन्ग इंटेंशन है कि सलीमा की सोल को लेके चले जाना, वो उसका फुलफिल कर पाएगा, इसलिए वो स्माइल कर रहा था. डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड नेक्स्ट. अब इसके बाद क्या हुआ? सलीमा वॉज बीट्रेड बाय द स्लिपरी ब्रिम ऑन द वाज. सलीमा को जो है उसका जो स्लिपरी ब्रिम था वाज का, उसने धोखा दिया. लॉस्ट हर ग्रिप अपॉन द ब्रिम एंड फेल विथ हेड फर्स्ट इनटू द वाटर. उसका पूरा जो है बैलेंस जो है वो बिगड़ा, उसका ग्रिप छूट गया और वो पानी में गिर गई. पहले हेड गया, बाकी पूरी उसकी बॉडी गई. 8 times शी रोज टू द सरफेस फ्रॉम द बॉटम ऑफ द वाज. मतलब वाज के बॉटम से 8 बार उसने कोशिश करी कि वो सीधी खड़े हो जाए और आवाज़ दी कि कोई आ जाए. क्राइड फॉर सम हेल्प बट नो वन केम टू हर रेस्क्यू. उसने आवाज़ दी कि भैया कोई तो आ जाओ, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए नहीं आया. नीदर द अदर कैट टॉम नॉर द सर्वेंट सूजन. ना वो दूसरी कैट आई, ना उसकी जो सर्वेंट सूजन है वो आई. हर्ड हर क्राइज. सलीमा ड्राउन्ड फाइनली. सलीमा फाइनली पानी में डूब गई. ओके. No dolphin came, no nereid stirred, nor cruel Tom, nor Susan heard, a favorite has no friend. अब ये लाइन्स का मतलब क्या होता है? Who is being referred to as favorite? किसको बोला जा रहा है favorite? सलीमा को. Why? So Salima is being referred to as the favorite of her owners because she was beautiful and poised.
सलीमा जो है अपने आप को जो है ब्यूटीफुल और मतलब अपने आप को जो है फेवरेट कह रही है कि मैं अपने मास्टर्स की फेवरेट पेट थी। क्यों? बिकॉज मैं बहुत ब्यूटीफुल थी और मैं बहुत ज़्यादा पॉइज थी, मैनर्ड थी। Who are Tom and Susan? Why do you think Tom is considered cruel? Tom और Susan कौन है? Now Tom and Susan can be the other cat and the servant. Tom जो है वो या तो दूसरे cats हो सकते हैं या servants हो सकते हैं। Tom is considered to be cruel by his indifference. Tom जो था उसको इसलिए cruel कहा गया है क्योंकि जब सलीमा जो है cry कर रही थी for help, he was indifferent. उसने भाव ही नहीं दिया। Why does the poet suggest that the dolphin and the nereid should have helped the favorite? पोएट क्यों बोल रहा है कि डॉल्फिन को और नेरेड को हमारी जो फेवरेट है, हमारी जो कैट है, उसकी हेल्प करनी चाहिए थी? The poet suggests that the dolphin and the nereid should have helped the cat because in Greek mythology, nereids were sea nymphs who would help sailors in trouble and Selima cried for help praying to every water god. अब पोएट ये बोल रहा है कि डॉल्फिन और नेरेड को उसकी हेल्प करने इसीलिए आना चाहिए था क्योंकि ग्रीक माइथोलॉजी में लिखा हुआ है कि नेरेड्स जो थे वो सी निम्स थे जो कि सेलर्स को ट्रबल में हेल्प करते थे। एंड यहाँ पे सलीमा शी क्राइड फॉर हेल्प टू एवरी वाटर गॉड बट नोबडी केम। What does the last line of the extract mean? ये जो लास्ट लाइन है दैट यू नो जो है फेवरेट का कोई फ्रेंड नहीं होता। A favorite always excites jealousy and not goodwill in others. जब आपका जैसे कोई टीचर की भी कोई फेवरेट होती है ना तो बाकी लोग उसको पसंद नहीं करते, उनको लगता है हाँ ये तो भैया टीचर की बड़ी फेवरेट है। उसी तरीके से घर में जैसे अगर मान लो आपके सिबलिंग्स हैं और आपकी मम्मा किसी एक को ज़्यादा फेवर करती है तो यू वुड नॉट लाइक इट, यू आर लाइक कि अरे हाँ उसको तो हमेशा ज़्यादा ही जो है फेवर किया जाता है। एंड इसी तरीके से जो पेट्स होते हैं उनके अंदर भी यही फीलिंग आ जाती है। सो यहाँ पे द कैट्स मास्टर मस्ट पुट सलीमा ऑन अ हायर पेडिस्टल। कैट का जो मास्टर है वो सलीमा को जो है हायर पेडिस्टल में रखता होगा, मतलब वो उसको जो है ज़्यादा जो है अटेंशन देता होगा। सो द अदर कैट्स एंड द सर्वेंट्स डिड नॉट हेल्प हर। इसीलिए जो बाकी के जो कैट्स थे और बाकी के जो सर्वेंट्स थे उन्होंने उसकी हेल्प नहीं करी। ओके Explain the irony in the extract with reference to the dolphin and the nereid. अब इसकी irony क्या है? The dolphin and the nereid should have helped the cat because in Greek mythology nereids were sea nymphs who would help sailors in trouble and Selima cried for help praying to every water god. But the irony in the extract was no one came to help her. तो ये जो पुराना आंसर है सिमिलरली हमने वो पूरा का पूरा लिया है, बस हमने एक लाइन ऐड करी हुई है कि उसको हेल्प करनी चाहिए थी डॉल्फिन और नेरेड की लेकिन उन्होंने हेल्प नहीं करी। दिस वाज द irony. Okay? अब आता है अपना सी सेक्शन थिंक एंड आंसर। What aspects of the poem make it humorous? Explain with reference to the theme and style of writing. वो कौन से एस्पेक्ट्स हैं पोम के जो इसको बहुत ज़्यादा मजाकिया बना देते हैं, ह्यूमरस बना देते हैं और हमें इसका जो है थीम और स्टाइल ऑफ राइटिंग के हिसाब से ये आंसर देना है। द टोन इज़ वेरी सैटरिक। सैटरिक मतलब जैसे आयरनी वाली बात होती है या सरकास्टिक टोन जो होती है वो होती है। इन द वे ग्रे एक्सप्लेन्स हाउ सेल्फ इम्पोर्टेंस कैन बी। आप जो खुद को जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, हाउ इट कैन बी। ओवर एग्जैजरेशन एंड कलरफुल डिस्क्रिप्शन मेक्स इट ह्यूमरस। जब आप ओवर एग्जैजरेट करते हो कोई चीज़ को भी या कलरफुल डिस्क्रिप्शंस देते हो तो वही जो है चीज़ों को ह्यूमरस बता देता है। तो जैसे बता रही थी कि उसने ओ माई गॉड नाउ इट वॉज फ्लड, कभी उसको आपने लेक कहा, कभी फ्लड कहा, कभी गल्फ कहा, तो ये सारे उसने टोन ही ऐसे यूज़ करी दैट इट मेड द पोएम ह्यूमरस। द स्पीकर इज डायरेक्ट विद हिज फीलिंग्स। स्पीकर जो है अपनी फीलिंग्स को लेके बिल्कुल डायरेक्ट है। हिज स्पेसिफिक वर्ड चॉइस डिस्प्लेस हिज ओपननेस। और उनका जो स्पेसिफिक एकदम वर्ड चॉइस है वो बताता है वो कितने ओपन है। ही मेक्स रेफरेंसेस टू माइथोलॉजी, रेफरेंसेस टू फैमिली एंड रेफरेंसेस टू मैनकाइंड। उन्होंने हर चीज़ से रेफरेंस मतलब किया हुआ है। जैसे उन्होंने माइथोलॉजी से स्टार्ट किया, ग्रीक माइथोलॉजी है, फैमिली से किया उन्होंने और इवन रेफरेंस टू द मैनकाइंड। नाउ ऑल दीज थिंग्स मेड द पोएम ह्यूमरस। तो उनका जो स्टाइल था, उनका टोन था, इट मेड द पोएम ह्यूमरस। Who was responsible for Selima's untimely end, fate or the cat itself? तो cat itself और cat herself I should say. So सलीमा की जो अनटाइमली डेथ थी उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल था? उसके लिए वो खुद रिस्पॉन्सिबल थी। Selima was responsible for her ultimate end. You should know that everything which tempts you is not a legitimate commodity for you to seek. Your eyes kept looking around you for desirable items and your hearts do not care enough.
you should know that everything which has a bright and shining appearance is not gold. सलीमा जो थी वो खुद अपने फेट के लिए इस अनफॉर्चुनेट फेट के लिए रिस्पॉन्सिबल थी. क्यों? क्योंकि हर चीज़ जो हमारे पास हमें टेम्प्ट करती है वो सही नहीं होती और वो हमें पाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए. हमारी आंखें देखती रहती है, हमारा हार्ट बहुत कुछ डिज़ायर करता है, लेकिन हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती. So we should not just keep running behind something that might not be right for us. And on this note, we are done with the question answers of this chapter. लेकिन अभी क्या बचा है? हमारा ग्रामर सोल्यूशन, वोकैबुलरी, वर्ड्स एंड राइटिंग पार्ट, जो हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, stay connected and visit our website magnetbrains.com because here it's very easy. Just class, उसके बाद आपको सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है, आपका टॉपिक सेलेक्ट करना है और आपका जो वीडियो है वो स्टार्ट हो जाएगा. इट्स वेरी इजी, राइट? यस और नो? Yes. So do not forget to like this video if you understood the explanation, subscribe to our channel and share this video with your friends so that they can also get some help. Thank you so much once again. I'll see you soon in my next video. Take care. Bye-bye.